हेलो एवरीवन, मैं हूँ यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताती है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम धारा 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताती है, जिसकी उपधारा 1 कहती है कि इस संहिता में अपराध की हर परिभाषा, हर दांडिक उपबंध, हर दृष्टांत साधारण अपवाद के अध्याय में दिए गए अपवादों के अधीन ही समझा जाएगा और उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, ऐसे दांडिक उपबंध और ऐसे दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। कहने का मतलब ये है कि अपराध की हर परिभाषा, हर दांडिक उपबंध और हर दृष्टांत साधारण अपवाद के अध्याय में दिया गया है और अपवादों के अधीन ही उसे समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, ऐसे दांडिक उपबंध या ऐसे दृष्टांत में भले ही ना दोहराया गया हो, लेकिन वह इस साधारण अपवाद के अध्याय के अधीन ही यह समझा जाएगा। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस संहिता में वे धाराएं जिनमें अपराध की परिभाषा दी गई है, यह स्पष्ट नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें कि यह दिया गया है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अपराध की परिभाषाएं इसमें दी गई है। वे धाराएं हैं जिनमें अपराध की परिभाषाएं दी गई है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता। लेकिन साधारण अपवाद के अधीन अगर समझा जाए तो उसमें यह दिया गया है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया गया कोई भी अपराध जो है वो अपराध नहीं है। अब आता है हमारा उपधारा 2, जो कि कहता है कि हर पद जिसे इस संहिता में स्पष्ट किया गया है, यह समझा जाएगा कि उसे इस संहिता में स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। इसे हम साधारण शब्दों में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। साधारण शब्दों में कहा जाए तो संहिता में कहीं भी अपराध को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, उसे अपराध की एक बार जो परिभाषा दी गई है उसे हर भाग में वही समझा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपराध को जिस रूप में परिभाषित किया गया है उसको हर भाग में वही ही समझा जाएगा। वही एक बार जो परिभाषा दे दी गई है वही परिभाषा ही समझा जाएगा। किसी बात का कोई स्पष्टीकरण दे दी गया है तो हर जगह वही समझा जाएगा, यानी कि कोई किसी बात का अगर स्पष्टीकरण दिया गया है तो हर बात में भी उसी स्पष्टीकरण को ही माना जाएगा, समान माना जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा उपधारा 3, जो कि कहता है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब यह संहिता में माना जाएगा कि उस व्यक्ति के ही कब्जे में है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई संपत्ति है जो किसी व्यक्ति के पति के पास है या उसकी पत्नी के पास है या लिपिक के पास, सेवक के पास, किसी के भी अगर कब्जे में है, तो यह संहिता के द्वारा यह माना जाएगा कि वह संपत्ति जो है वो उस व्यक्ति के ही कब्जे में है। ठीक है, अब आता है हमारा उपधारा 4, जो कि कहता है कि इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार जो है वो अवैध लोपों पर भी है। इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो साधारण शब्दों में इस प्रावधान के अनुसार कार्य में अवैध लोप भी शामिल है। अब कार्य का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से किया गया कोई भी कार्य है, जिससे कि कोई एक प्रभाव जो है वह उत्पन्न होता है। कार्य में अगर लोप को शामिल कर दिया जाए जो कि अवैध माना जाता है, तो लोप का मतलब ये है कि किसी कार्य को न करना। ठीक है, यानी कि विधि के विरुद्ध, यानी कि अवैध कार्य। तो इस संहिता में केवल ऐसे ही लोप को दंडनीय बनाया गया है जो बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है। जो भी कार्य जो है
वो लोभ के साथ मिलकर कोई बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है तो उस लोपों के लिए इस संहिता में उसे दंडनीय है, उसे दंडित किया जाएगा। अब हम इसे एक केस के द्वारा समझते हैं जो कि लतीफ़ा खान का केस है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी एक आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट करता है, जबकि दूसरा पुलिस अधिकारी उसे देखता रहता है। यहाँ जो पुलिस अधिकारी मारपीट करता है वह तो दोषी है ही, लेकिन दूसरा पुलिस अधिकारी लोपों के कारण दोषी है क्योंकि वह मारपीट को वहाँ पर वो देख रहा है और उसे रोक नहीं रहा है, तो यहाँ पर वह क्या होगा, दोषी होगा। ठीक है। अब आता है हमारा उपधारा 5 जो कि कहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे और माना जाएगा कि उसने अकेले में ही किया है। ठीक है। देखो, अब इसमें कहा गया है कि कोई आपराधिक कार्य है जो कई व्यक्तियों के द्वारा एक समान आशय से किया जा रहा है, यानी कि 4 लोग हैं और वो लोग बैंक को लूटने के लिए जा रहे हैं और सबका क्या आशय है, सबका समान आशय है कि बैंक को लूटना है और उससे जो पैसे मिलेंगे वो सबको अपने पास रखना है, सबको एक दूसरे को मिल बांट के सबको रखना है। ये इन लोगों का आशय है। ठीक है। और वो लोग बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं। एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी निकाल के रखता है, एक व्यक्ति बैंक के गेट के पास खड़ा रहता है और 2 लोग अंदर जाके लूट कर लाते हैं। तो यहाँ पर क्या आशय था, सबका समान आशय क्या था, बैंक को लूटना। तो यही कहा गया है इसमें कि कई व्यक्तियों के द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर में किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दायित्वाधीन माना जाएगा। और मानो कि वह एक व्यक्ति ने अगर वैसा कुछ किया होता तो भी उसे वही दंड दिया जाता और जितने व्यक्तियों ने उसके साथ में मिलके किया है उसे भी वही दंड दिया जाएगा। अब आता है हमारा उपधारा 6 जो कि कहता है कि जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से करने के कारण आपराधिक है और कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में शामिल होता है उसी तरह जिम्मेदार है मानो वह उस कार्य या आशय को से उससे अकेले के द्वारा किया गया हो। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई कार्य किया जा रहा है जो कि आपराधिक ज्ञान या आशय से करने के कारण आपराधिक है, यानी कि वो कोई आपराधिक कार्य करने जा रहा है और उसके ज्ञान में है और उनका आशय है और इसमें क्या बोला गया है, कई व्यक्तियों के द्वारा, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अगर किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान और आशय से उस कार्य में शामिल होता है वह उसी तरह जिम्मेदार है मानो कि वह उस ज्ञान या आशय से अकेले अगर वह उस कार्य को किया होता तो वो जितना जिम्मेदार होता वैसे ही वह कई व्यक्तियों के साथ मिलकर वो कर रहा है जो भी आपराधिक कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा, तो वह जिम्मेदार होगा। अब आता है हमारा उपधारा 7 जो कि कहता है कि जहाँ कहीं किसी कार्य या किसी लोभ द्वारा किसी कार्य का करना या उसे करने का प्रयत्न करना अपराध है वहाँ यह समझा जाता है कि उस कार्य का परिणाम आंशिक कार्य द्वारा या आंशिक लोभ द्वारा किया जाना है तो वह अपराध है। इसमें कहा गया है कि जहाँ कहीं कोई कार्य या कोई लोभ किया जा रहा है या उसे करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह अपराध है और वहाँ यह समझा जाएगा कि उस कार्य का जो परिणाम निकलेगा उस कार्य के द्वारा या उस कार्य के लोभ के द्वारा जो भी किया जा रहा है वही अपराध है या माना जाएगा। अब आता है हमारा उपधारा 8 जो कि कहता है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य को करके अपराध को करने में जानबूझकर सहयोग करता है तो वह अपराध को करता है। इसमें कहा गया है कि अपराध जो है वो कई कार्यों के द्वारा किया जाता है, या अकेले कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होकर कर रहा है और उन कार्य में से या कोई कार्यों में से कोई एक कार्य को करके वह अपराध करने के लिए वह जानबूझकर उसमें सहयोग करता है तो वह क्या कर रहा है, अपराध कारित कर रहा है।
इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि ए और बी अलग अलग रूप से और अलग अलग समय पर वाई को विष यानी कि पॉइज़न देते हैं और उसकी छोटी छोटी मात्राएं देते हैं। उसकी हत्या करने को वो लोग सहमत होते हैं, ए और बी जो है वो वाई की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं और वाई क्या होता है, मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। यहाँ ए और बी हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं और दोनों ऐसा कार्य करते हैं जिससे वाई की मृत्यु होती है, तो इसलिए वह दोनों अपराधी है। भले ही उनके कार्य जो है वो अलग अलग किया गया है, लेकिन उनका आशय जो था वो एक था। उनका आशय था वाई को विष देकर मारना। अब आता है हमारा अंतिम धारा, जो कि कहता है कि जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, वहाँ वे कार्य के आधार पर अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहाँ पे कई व्यक्ति जो है वह आपराधिक कार्य करने में लगे हुए हैं और वह उस कार्य के आधार पर अलग अलग अपराधों के लिए वह दोषी होंगे, यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के वो लोग अपराध करेंगे ना, उस हिसाब से वो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग उनको दंड मिलेगा और अलग अपराध के लिए अलग चीज़ के लिए वो दोषी होंगे। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।